गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में जल परिवहन के संदर्भ में पढ़ा था और हमने जाना था कि जल परिवहन माध्यम है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। देखो, आंतरिक जो है वो नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों के माध्यम से, और बाहरी है वो समुद्री स्वरूप या समुद्री क्षेत्र के माध्यम से परिवहन की सुविधाओं को प्रदान करता है। हमने दोनों के बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिलेबस में है आंतरिक जल परिवहन माध्यम, इसको हमने पूर्ण रूप से जाना था और ये जाना था कि भारत में जो आंतरिक जल परिवहन माध्यम के लिए एक बोर्ड गठित किया गया, वह बोर्ड कौन सा था? वह बोर्ड था भारतीय अंतर्देशीय बोल दो या देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986। रिपीट कर रहे हैं हम चीज, अब हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को, और हमने पढ़ा था कि इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? नोएडा में। कहां पर है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ देखें तो इसके रीजनल जो कार्यालय है, जिसमें आपके पटना है, कोलकाता है, जो इसके रीजनल कार्यालय है वो कहाँ का है? एक बार इनको भी देख लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने नहीं देखा था। तो रीजनल कार्यालय है उसमें पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी असम है, गुवाहाटी असम, और कोची। कोची कहां पर है? केरल में। ये तो कहाँ है? केरल में। ये कहाँ है? असम में। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पटना कहाँ है? बिहार में। तो ये चार इसके प्रमुख क्या है? रीजनल कार्यालय भी है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है आपके सामने, वो आता है कि जो भारत में आंतरिक परिवहन है, इसके विकास करने के लिए एक आपके विधेयक लाया गया भारत में। कौन सा विधेयक? राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, ये प्रश्न आता है। सब कब लाया गया? तो ये लाया गया 2015 में। कब लाया गया? 2015 में। इस विधेयक के अंतर्गत देखें, हमने पढ़े थे नेशनल वाटरवेज संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक पढ़ लिया था। ये नेशनल वाटरवेज संख्या है, इनके आगे एक की जगह क्या हो गया? 101 कर दिया, मतलब 100 प्लस करके नाम क्या इनके रख दिए गए। 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो ये विधेयक है, उसमें एक तो राष्ट्रीय राजमार्गों के नामांकन को क्या है? चिन्हित किया गया, बदलाव किया गया, और देश में राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या है? ये विधेयक लाया गया कि ज्यादा से ज्यादा हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे और देश में जल परिवहन का विकास हो सकेगा। तो ये विधेयक कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015। इसके अलावा आपका अगला है, एक विधेयक और आया, वो विधेयक था राष्ट्रीय महापतन प्राधिकरण अधिनियम। ये एक एक्ट और आया जो किसके लिए था? बंदरगाहों के लिए था। किसके लिए था? बंदरगाहों के लिए था। और ये एक्ट आया आपके 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 2016 को 16 अक्टूबर 2016 को महापतन प्राधिकरण अधिनियम, महापतन प्राधिकरण अधिनियम है, उसका उद्देश्य क्या था कि हमारे जितने भी बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को विकसित किया जाए और उन बंदरगाहों के विकास के लिए काम किया जाए। यह जो अधिनियम आया था, ये महापतन ट्रस्ट अधिनियम 1963 का संशोधित भाग है। मतलब इस अधिनियम को क्या है, इसमें बदलाव करके और 16 अक्टूबर 2016 को ये अधिनियम लाया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि भारत में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में पोर्ट ब्लेयर सहित आपके 13 प्रमुख पतन थे और इसके अलावा हमारे लगभग 200 से भी ज्यादा है वो छोटे छोटे पतन है, छोटे छोटे पतन है। और इन छोटे छोटे पतनों को भी प्राथमिकता देने के लिए भारतीय सरकार है वो काम कर रही है और इनके लिए जो जितने भी पतन है यहाँ पे जो नगरीकृत प्रदेश है उनके विकास के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रहने वाले जो मछुआरे हैं उनके लिए भी विशेष योजनाएं सरकार चला रही है जिससे वह अपना गुजारा कर पाए। उनको आवास देना, उनके लिए निश्चित क्षेत्र चिन्हित करना, ये सारा काम वो कर रही है और उनके लिए विशिष्ट तकनीकी जिससे वो ज्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ सके और हम अपने इस व्यवसाय को आगे से आगे बढ़ा सके, इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि भारत में छोटे छोटे पतन है और ये छोटे छोटे 200 से भी ज्यादा पतनों में सर्वाधिक पतन है वो कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक पतन है वो आपके महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक पतन क्या है, महाराष्ट्र में है। कितने हैं, 53 पतन है लगभग। और उसके बाद हम देखें तो गुजरात में लगभग 40 पतन है। गुजरात में कितने, लगभग 40 पतन है। छोटे पतनों की बात कर रहा हूं। तो प्रश्न अगर आपके आ जाए कि सर्वाधिक पतन है वो कौन से राज्य में है, तो कहां पर है, छोटे पतनों की बात कर रहा हूं, वो कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। और सबसे कम पतन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में वैसे पतन तो है लेकिन जैसे आपके 3 पतन तो मुख्य हो गए, एक डायमंड हार्बर है, एक हल्दिया है, एक कोलकाता है। लेकिन छोटे पतनों की बात करें तो एक पतन वहां पर है। कहां पे है, वेस्ट बंगाल में कितना है, एक पतन वहां पे है। ऐसे ही आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे आपके लगभग 23 पतन है। लक्षद्वीप है वहां पे आपके 40 पतन है। कितने हैं, 40 पतन है। ये जो रूपरेखा है इसको जानने के बाद हम देखते हैं एक 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने आता है। ये हमने जाना पिछले वीडियो में, हमने पतन पढ़ लिए, हमने सारे राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ लिए, साथ ही साथ हमने जाना कि भारत जो है उसमें जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है उनकी संभावनाएं अपार है क्योंकि भारत की नदियां हैं वो वर्षवाही है और वर्षवाही नदियों के भी जो आंतरिक मार्ग देखें, उनकी स्थिति देखें तो यह जल परिवहन के लिए बहुत ही उत्तम परिवहन मार्ग है। अब हमारे सामने क्या है कि कुछ बाधाएं हैं जो भारतीय जल परिवहन मार्ग के विकास में क्या है, अवरुद्धता प्रदान कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भारत में जो जल परिवहन मार्ग है, प्रश्न है आपका, भारत में जल परिवहन जो है किसकी बात कर रहे हैं, आंतरिक की। तो जल परिवहन मार्ग के लाभ व बाधाएं, लाभ व बाधाएं लिखिए या लाभ व बाधाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपके 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने आता है। तो सबसे पहले हम बाधाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे जल परिवहन में क्या है, हमारे सामने आती है और हमारे जल परिवहन के विकास को अवरुद्ध कर देती है। तो सबसे पहली बात है कि भारत की जो नदियां हैं, अभी मैंने कहा कि भारत की नदियां हैं वो वर्षवाही है
लेकिन जो भारत की नदियां है वो नदियां कैसी है, मौसमी भी है। कौन सी नदियां, हम दोनों की बात करते हैं। हमारे उत्तर भारत की नदियां है वो वर्षबाई है। उत्तर भारत की सारी नदियां क्या है, वर्षबाई है, मतलब पूरे वर्ष बहने वाली है। लेकिन हमारे दक्षिण भारत की नदियां है वो क्या है, मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मानसून पर। हालांकि वर्षबाई तो है लेकिन जल की उपलब्धता इन पे भी दोनों में। वैसे वर्षबाई ये भी है। यहाँ कुछ नदियां ऐसी है जो वर्षबाई नहीं है, वो किस पे निर्भर है, मानसून पे है। लेकिन मानसून डिपेंड करता है कि इन नदियों को कितना जल मिलेगा, क्योंकि हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन किस पे निर्भर है, जल क्षमता के आधार पर। परिवहन किस पर निर्भर है, परिवहन जल क्षमता के आधार पर निर्भर है। तो मौसमी भार इन नदियों पर आता है, मौसम की मार इन नदियों को सहन करनी पड़ती है। जिस प्रकार से वर्षा अधिक होगी जिस वर्ष में, तो वहां पे नदियों में सर्वाधिक जल आएगा और वो नौ परिवहन योग्य बन जाएगी। और जब इनमें कमी आएगी तो यह इसमें जल क्षमता कम होगी और नौ परिवहन के लिए ये उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहली बात है, भारत की जो नदियां है उसमें कैसी है, मौसमी मार उसमें होती है, जिसके कारण यह वर्ष भर पूर्ण जल क्षमता के आधार पर प्रवाहित नहीं हो पाती है। इस कारण से भी जो जल परिवहन मार्ग है उनमें हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगला है, ये मैंने अभी पहले समझाया, उसी का रूप है जल स्तर में परिवर्तन। देखो जल स्तर जो है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी तो क्या होता है, उत्तर भारत की नदियां है उसमें ग्लेशियर पिघलने या अतिवृष्टि से अत्यधिक जल आ जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ की समस्या के कारण भी ये जो हमारा जल परिवहन मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि वर्षा की कमी हो जाती है, यानी अनावृष्टि हो जाती है, वर्षा बहुत कम होती है, तो जल जो स्रोत है यानी नदियां है वो लगभग बहुत ही कम क्षमता वाली होती है, तो वहां भी हम परिवहन को संचालित नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही बात है, अत्यधिक होना और बहुत कम होना दोनों ही है परिवहन में बाधा का प्रमुख कारण है। तो समझ में आ गया होगा कि जल स्तर है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होता है। तीसरी बात है कि जो नदियां है, नदियां अपने मार्ग में क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है। और ये जलप्रपात भी क्या है, ये जलप्रपात भी क्या है, आपके नदी परिवहन में एक बाधा का कारण बनता है। क्या, जलप्रपात। जानते हो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है वाटरफॉल, ये भी क्या है, नदी मार्ग में बाधा का प्रमुख कारण बनता है। अगली बात कि हिमालय की जो नदियां है वो, हिमालय की नदियां हैं वो प्राय अवसाद है वो ज्यादा लाती है, यानी जो आपके अपरदित पदार्थ है वो ज्यादा लाती है, जिसे हम जलोढ़ बोलते हैं। वो पदार्थ ज्यादा लाती है और अपने मार्गस्थ क्षेत्रों में ही इकट्ठा कर देती है। और मार्गस्थ क्षेत्रों में इकट्ठा करने के कारण नदी जो तल है वो ऊपर आ जाता है और वहां पर जो आपके पोत है उनके प्रवाह के लिए अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम एक बंदरगाह की बात कर ले, कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, ये अपने उत्तर भारत की नदियों से प्रभावित बंदरगाह है और यहाँ पे सर्वाधिक गाद इकट्ठी हो जाती है। और इस गाद की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे हल्दिया पतन बनाया गया, ठीक है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए डायमंड हार्बर एक कृत्रिम पतन बनाया गया। कोलकाता भी क्या है, कृत्रिम पतन है। और इसके लिए बार बार है वहां पर इस गाद की समस्या को दूर करने के लिए कई प्रकार के तकनीकी कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। इस पे, कोलकाता पतन पे। तो गाद जो है वो क्या करता है, मार्ग अवरुद्ध करता है। जैसे वैश्विक स्तर पे उदाहरण ले तो स्वेज नहर है वो एक समतल है और वहां पे जो नदियां आके गिरती है
कौन से में? भूमध्य सागर में। ये नदियां है वो स्वेज नहर मार्ग में क्या लाती है? गाद इकट्ठा कर देती है, और इसके कारण स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध भी हो गया था, जिसको जो नहर प्राधिकरण बोर्ड ने बाद में क्या करवाया? साफ करवाया। तो अवसाद जो है किसके? नदियों के अवसाद है, अवसाद की अधिकता, सॉरी ये क्या था? अवसाद की अवसाद लिख दिया मैंने, अवसाद की अधिकता। ये भी क्या है? मार्ग को क्या करती है? बाधित करती है। कौन से मार्ग को? आपके जल परिवहन मार्ग को बाधित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो भारत देश है, भारत देश आपको पता है कृषि प्रधान देश है। कैसा है? भारत कैसा है? कृषि प्रधान देश है। और भारत में कृषि प्रधानता के कारण क्या होता है? जितनी भी प्रवाहित नदियां हैं, उन प्रवाहित नदियों से क्या निकाल दी गई? नहरें। और इन नहरों से क्या की जाती है? सिंचाई। क्या की जाती है? सिंचाई। और अधिकांश भागों में इन नदियों से है वो क्या है? पेयजल। नदियों से क्या है? पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। तो ये नहरों से सिंचाई और पेयजल, तो नहरों के माध्यम से सिंचाई की जो अधिकता है, सिंचाई की अधिकता है। अब नदी प्रवाहित हो रही है, उससे बहुत सारी नहरें हमने निकाल दी, और वहां नदी की जो प्रवाहितता थी, उन नहरों के कारण नदी के अंदर जल क्षमता थी वो क्या हो गई? कम हो गई। फलस्वरूप जल क्षमता के कारण है वो क्या हो रहा है? जल परिवहन प्रभावित हो रहा है। तो भारत में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जो अधिकता है वह भी जल की कमी जो नदी में लाती है, और नदी के अंदर जल परिवहन मार्ग में क्या है? बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट बिंदु है लाभ, कौन कौन से लाभ है जो हमें जल परिवहन के माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो जल परिवहन देखो, सबसे पहला लाभ तो क्या है कि जल परिवहन सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है, वह सबसे सुगम है। सबको पता है ये चीज, सबसे सुगम है। ठीक है। दूसरी बात, जल परिवहन के लिए कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर तीसरी बात कि जितनी भी भारी एरोप्लेन है उसमें आप भारी वस्तुएं नहीं ले जा सकते, एक वेट निश्चित होता है। लेकिन आप जल परिवहन के माध्यम से भारी वस्तुएं और अधिक व्यापारिक वस्तुओं का परिवहन कर सकते हैं। अधिक व्यापारिक वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? परिवहन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जल परिवहन में अन्य जो हमारे जो स्रोत है, संसाधन है किसके? परिवहन के, उनकी तुलना में जो खर्च है वो भी कम आता है। खर्च भी कम आता है किसमें? जल परिवहन में। सीधी सी बात है, मार्ग निर्माण नहीं है, ज्यादा वस्तुएं ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और खर्च भी क्या आएगा? कम आएगा। सबसे क्या है? सस्ता है। सबसे क्या है? सुगम है। साथ ही साथ जल परिवहन है वो ऊर्जा की बचत भी करता है, ऊर्जा की बचत भी करता है। इसके माध्यम से देखें तो आपके पर्यावरण प्रदूषण भी क्या होता है? कम होता है। पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा देखें तो भारत के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विभिन्न ऋतुओं में क्या होता है? सड़कें और आपके रेल परिवहन दोनों ही प्रभावित होते हैं। कौन सी विशेष ऋतु में होते हैं? कौन सी विशेष ऋतु में दोनों प्रभावित हो जाते हैं? सड़कें भी और रेल परिवहन भी। वो आपके होते हैं वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में।
वर्षा ऋतु में मुख्यतया आपके पूर्वोत्तर राज्य, कहां पर, पूर्वोत्तर राज्य यानी आपके असम है, मेघालय है, इन क्षेत्रों में, आपके अरुणाचल प्रदेश है, इन प्रदेशों में आपके क्या होता है, वर्षा ऋतु में विशेषतया आपके सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों ही प्रभावित होते हैं। उस स्थिति में जो आपके जल परिवहन है, जल परिवहन का विशेष महत्व माना जाता है, ठीक है। हालांकि ये जल परिवहन है उसमें गति यानी स्पीड कम होती है, लेकिन फिर भी ये जल परिवहन जो है वह अन्य परिवहन की तुलना में बहुत ही सस्ता सुगम परिवहन है। अब इसके अलावा और है इसमें कौन से लाभ हो सकते हैं, तो जल परिवहन माध्यम है वो हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, जोड़ता है। अब बोलोगे साहब आंतरिक परिवहन कैसे, तो आंतरिक जल परिवहन है, ये आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से भी हम है विभिन्न व्यापारिक जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से वैश्विक स्तर पे क्या है, जुड़ जाते हैं। तो आंतरिक परिवहन है वह भी हमें क्या है, लाभ देता है। इसके साथ साथ ही भारत की तटीय जो स्थिति है, तटीय स्थिति, तो तटीय नौ परिवहन है भारत का, तटीय जो नौ परिवहन है, नाव परिवहन या जल परिवहन, ये भी भारत की स्थिति के अनुसार बहुत ही लाभदायी है। कैसे, क्योंकि आंतरिक भाग में आप मान लो यहां से आपको गुजरात के भाग से आपको केरल के भाग तक जाना है और आप यात्रा कर रहे हैं आंतरिक भाग से सड़क या रेल परिवहन के माध्यम से, तो यह बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। और हम इसमें अगर व्यापारिक वस्तुओं को ले जा रहे हैं तो व्यापारिक वस्तुओं की लागत, जो कीमत लागत है, परिवहन लागत है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम तटीय आधार पर इस क्षेत्र में यात्रा करें तो ये हमारे लिए बहुत ही सुगम है और ये सस्ता है, इसमें परिवहन लागत भी क्या आएगी, कम आएगी और अधिक वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो भारत जैसे देश में यह स्थिति जो तटीय नौ परिवहन की है वो हमें प्रदान है और यह हमारे लिए क्या है, लाभदायी है। तो भारत में देखो कुछ बाधाएं हैं, लेकिन बाधाओं के साथ साथ भारत के आंतरिक भाग में और क्या लाभ है कि भारत के आंतरिक भाग में है कि जो नदियां है, इन नदियों की स्थिति भारत में बहुत अच्छी है और इस कारण से हमारे प्राचीन काल से हम नदियों का प्रयोग है वो व्यापारिक क्रियाओं में या आवागमन के स्रोतों में करते आए हैं। तो नदियां जो हमारी है, इन नदियों की स्पष्ट स्थिति या अधिक मात्रा में जो नदियों की स्थिति है वो हमारे देश में जल परिवहन के विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विद्यार्थियों 3 नंबर का जो प्रश्न है आप लिख सकते हो आराम से कि जो जल परिवहन है उसमें बाधा कौन सी, रुकावटें आती है। तो रुकावटें हमारी जो नदियां हैं वो एक तो वर्षा के ऊपर निर्भर है, कहने का मतलब जल तो वर्षवाही है और कुछ नदियां ऐसी है जो वर्षा होती है तभी चलती है, वहां हम जल परिवहन माध्यम है वो सफल नहीं होता या वहां जल परिवहन माध्यम की विशेष जो स्थिति है वो नहीं मिलती है। लेकिन जो नदियां वर्षवाही बहती है वहां पे जब वर्षा नियमित रूप से हो तो जल क्षमता मिलती रहती है और जल परिवहन का विकास होता रहता है। लेकिन कभी कभी अनावृष्टि की स्थिति में या बहुत ज्यादा अतिवृष्टि की स्थिति में आपके ये जल परिवहन है क्या होता है, प्रभावित होता है। तो विद्यार्थियों हमने जाना कि क्या क्या बाधाएं हैं और क्या क्या लाभ है किसके, जल परिवहन के। इसके साथ ही हमने हमारे भारत के परिवहन के संदर्भ में जो जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, इनको पढ़ा है। अगले वीडियो के माध्यम से जो अपना टॉपिक रहा है उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।